10 साल की उम्र से खुद को ध्यान में समर्पित करने वाली प्रतीक्षा पूर्व ने जब ध्यान से आधारित ऊर्जा, अपने ज्ञान और अपने अनुभवों को कैनवस पर उतारा होगा तो बिना तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किए भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में न केवल प्रसिद्ध होंगी बल्कि 3 बार नेशनल अवार्ड के लिए भी चयनित की जाएंगी। 10 साल आश्रम में रहकर उन्होंने आध्यात्म का जो ज्ञान हासिल किया, जीवन के दर्शन को समझा, जीवन की सच्चाई को समझा, जीवन के मूल को समझा, उन सब की झलक हमें उनकी पेंटिंग्स में दिखाई पड़ती है। उनकी कोशिश है कि पेंटिंग के जरिए लोगों को ध्यान का, मेडिटेशन का महत्व समझ में आए और उनकी ऐसे ही पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल महामहिम शिवराज पाटिल जी ने किया और साथ ही उनकी बनाई कलाकृतियों में गहरी रुचि दिखाई। प्रतीक्षा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी पेंटिंग्स जीवन मूल्यों पर आधारित होती हैं, मेडिटेटिव आर्ट के नाम से फेमस हैं, तो जीवन के किन किन पहलुओं को अपनी पेंटिंग्स में समेटने की कोशिश करती हैं? मेरी सारी पेंटिंग्स जीवन की बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आधारित हैं। जैसे आप इस पेंटिंग को ही लीजिए, हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं सबकी बॉडी में, और मेन एक वाइटल एनर्जी जो बेसिक एनर्जी होती है, जो सबके पास होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और सबके अंदर ये वाइटल एनर्जी होती है जो मेन स्रोत होता है एनर्जी का। और सबसे पहले ये बेस सेंटर में जाती है जिसे हम सेक्स सेंटर कहते हैं, जो रेड कलर से डिपिक्ट होता है। सेकंड सेक्रल सेंटर होता है जो ऑरेंज कलर से होता है। तीसरा सोलर प्लेक्सस होता है जो येलो कलर से होता है। ग्रीन में जो है ये हार्ट सेंटर है, ब्लू में है थ्रोट सेंटर, ये थर्ड आई सेंटर है, वायलेट में है, और जो इंडिगो में है क्राउन सेंटर होता है। जब हमारी वाइटल एनर्जी को हम सबसे पहले सेक्सुअल एनर्जी जब आपकी उठती है, यदि उसी वक्त आप उस एनर्जी को विटनेस कर लें ओम के द्वारा, ये पूरा ओम के डॉट्स के द्वारा मैंने दिखाया हुआ है, एक एक सेंटर से आप विटनेस करते हुए ले जाएं तो 7वें एनर्जी सेंटर तक, क्राउन सेंटर तक ले जा सकते हैं, और वहाँ से वो सुपर कॉन्शियसनेस में मिल जाती है और आप पूरे कॉस्मोस के साथ एक हो जाते हैं। फिर उस एनर्जी पे आप जो भी काम करेंगे, आपके काम की क्वालिटी बदल जाएगी। प्रतीक्षा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पेंटिंग्स भी आपकी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। हालांकि हमारे जैसे लोगों के लिए हम देखें तो ये आम पेंटिंग्स की तरह नज़र आती है, पर आपने ज़रूर इसमें भी कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा छुपा होगा जो एक साधारण इंसान के लिए एकदम समझ पाना शायद मुश्किल है। तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि इस पेंटिंग के ज़रिए आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? इस पेंटिंग को मैंने बनाया हिप्नोटिज्म के ऊपर। जब हम सम्मोहन करते हैं किसी का या आत्म सम्मोहन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बाहर की लेयर कॉन्शियसनेस की लेयर है। जब किसी को सम्मोहित किया जाता है या अपने आप को सम्मोहित करें, फिर अनकॉन्शियस लेयर में आप एंटर करते हैं जो 35 टाइम्स बिगर होती है कॉन्शियस लेयर से। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में बताया था। फिर ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस लेयर होती है जो 3rd लेयर है, और 4th कॉस्मिक अनकॉन्शियस लेयर अलग अलग कलर से शो किया हुआ है। और जब एनर्जी आप किसी के को देते हैं, वाइब्रेट होती है, तब वो इन कलर्स में चेंज होके कलेक्टिव अनकॉन्शियस लेयर तक पहुंचती है। और यहाँ तक यदि आप किसी के पहुंच गए तो आप जैसे उसको डिक्टेट करें, उसके माइंड को, उसके हार्ट को, उसकी इनर को, उस तरह से वो बिहेव करता है। ये लेयर्स इसलिए दिखाई गई हैं, नॉर्मली जब हम किसी को भी देखते हैं तो हमारे अंदर से भी रेजेस जाती हैं उसके पास। जैसे मैं आपको आंखों से देख रही हूँ तो आंखों से रेजेस पूरी आपके पास जा रही हैं। ऐसे जब किसी इंसान को आप सम्मोहित करते हैं तो ये रेजेस जाती हैं, पर जब इन लेयर्स के अंदर से जाती हैं तो इन कलरों में वो बदलती हैं। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने ये किया। मैंने अपने ऊपर सेल्फ हिप्नोटिज्म पे काम करके ये पेंटिंग बनाई हुई है। हम हमेशा सबसे सुनते हैं कि हमें इस मोमेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, पर जीता कोई नहीं है। ये बात
वेदों में भी कही गई थी। ये श्लोक वेद से लिया गया है, जिसमें कहा है कि आप पास्ट तो निकल गया है, उसकी आप चिंता करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर आप प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि जो होना है वो होना है। इस प्रेजेंट मोमेंट में यदि हम जिए तो इस तरह की फ्लावरिंग आपके अंदर हो जाती है। ये पेंटिंग मैंने पहले 2007 में बनाई थी, जब बैकग्राउंड में आपको पूरी कैलेंडर और डेट्स नज़र आ रही हैं। जैसे ही 2008 शुरू हुआ तो वो मेरे लिए पास्ट हो गया था, तो मैंने उसको डिफरेंट कर दिया, क्योंकि पास्ट का अब कोई फ़ायदा नहीं है और फ्यूचर ग्रीनरी में दिखाया है जो सिर्फ आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। और यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी सकें तो इस तरह की फ्लावरिंग आपके अंदर होगी और हर काम बहुत टोटलिटी से कर पाएंगे, उसको 100% दे पाएंगे। तो आगे की भी चिंता ना करें, पीछे की भी चिंता ना करें, बस इस क्षण को टोटलिटी से जी लें। हर इंसान के शरीर में 3 गुण होती हैं, 3 प्रवृत्तियां होती हैं, रजस, तमस और सत्व। रजस को मैंने रेड कलर से दिखाया है, तमस को ब्लैक कलर से और सत्व को वाइट कलर से। पर यदि इन तीनों का बैलेंस हो शरीर में, जब भी आप रिजॉइसिंग की स्टेट में रह सकते हैं। तो तीनों में मैंने बराबर मात्रा के कलर इस्तेमाल करके दिखाया और हाथों से थपथपाहट से, कि कब कोई बीमारी नहीं होती यदि इन तीनों गुणों का बराबर से बिल्कुल सम्मेलन हो। और बाहर के ट्रायंगल में मैंने दिखाया है कि किसी में रेड ज़्यादा है, किसी में ब्लैक ज़्यादा है, किसी में वाइट ज़्यादा है। तो रजस तमस तत्व का जहाँ बैलेंस नहीं है तो इतना कियोस क्रिएट हो जाता है। पर यदि इस ट्रायंगल में आप देखें, तीनों बिल्कुल बैलेंस में और एक रिजॉइसिंग की स्टेट आ जाती है, जिसको आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ कहा है कि उनका भी शरीर में बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह से रजस तमस तत्व, एक राजसी प्रकृति, एक साधु वाली प्रकृति और एक आलस्य की, पर तीनों गुणों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, तब आप एकदम रिजॉइसिंग वाली स्टेट में रह सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा प्रतीक्षा जी के द्वारा बनाई गई उनकी बेहतरीन उम्दा पेंटिंग्स की कुछ झलक। हमने प्रतीक्षा जी से बातचीत की और जाना कि उनकी पेंटिंग किस तरीके से जीवन से भरपूर हैं। जीवन के मूल सिद्धांतों को बयान करती उन पेंटिंग्स को देखकर वाकई एक सुकून का एहसास होता है। और आज हमारे साथ प्रतीक्षा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि एक साधारण इंसान से बेहतरीन पेंटर बनने तक का उनका सफ़र कैसा रहा। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो प्रतीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और यकीनन आपकी पेंटिंग्स को देखकर जो हमने शुरुआत में अंदाज़ा लगाया था कि मेडिटेशन और ध्यान से जुड़ी जो पेंटिंग्स होती हैं वो किस तरह का सुकून दे सकती हैं, वो पेंटिंग्स को देखने के बाद हमें भी लगा। तो अब आपके जीवन से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं उस ध्यान के बारे में, क्योंकि आप शुरू से ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं रही और कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया होगा जब आपको लगा कि आपको मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। तो वो शुरुआत कब हुई? नहीं, मेरे साथ कुछ बहुत अलग ही हुआ। बहुत बचपन से ही, क्योंकि ओशो की फैमिली में जन्म लेने के कारण बहुत बचपन से ही घर में मेडिटेशन वाला एटमॉस्फेयर था। तो 11 साल की उम्र में ही मैं दादी के साथ पूना आ गई थी और वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ मुझे मेडिटेशन की टेक्निक्स सीखने को मिली और एक आम बच्चे से बहुत अलग एक्सपोजर रहा। तो मेडिटेशन आप ये कहिए कि बचपन से ही मेरी रगों में आ गया, इसलिए काम करने की हर क्वालिटी में फ़र्क आ गया। एज ए चाइल्ड आल्सो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा कर पाए, क्योंकि मेडिटेशन का बेसिक जब शुरुआत आप करते हैं तो कंसंट्रेशन से ही करते हो, फिर आप बियॉन्ड माइंड या निर्विचार चैतन्य की बात पे पहुंच पाते हो। तो इसलिए बहुत अलग तरीके से ज़िंदगी शुरू हुई है। तो ज़िंदगी में सब कुछ ही बहुत अलग हुआ। पेंटिंग तो मैंने बहुत लेट शुरू की है, कहिए आप 2004 में शुरू की है। तो जब आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि 11 साल की उम्र में आप गए और आपने शुरुआत की, तो जब आपको समझ में आया कि मेडिटेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपने कहा एज अ चाइल्ड आपने अपने अंदर फ़र्क देखा, तो कितने साल आपने ध्यान को दिए? अभी भी रोज़ दिन में 1 घंटे करती हूँ। यदि रोज़ दिन में 1 घंटे ध्यान कर लें तो 23 घंटे में के काम की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो कितना भी बिज़ी मैं दिन में रहूँ, शाम को 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ और ध्यान ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो पेंटिंग्स में भी मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरा, वो ध्यान का ही एक रिफ्लेक्शन है। जो पेंटिंग्स में एनर्जी जा रही है, टोटली मेडिटेटिव एनर्जी जा रही है, क्योंकि मैं उसी कमरे में ध्यान करती हूँ जिस कमरे में पेंट करती हूँ। तो मेरे कैनवास बिल्कुल ध्यान की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल, वो हमने देखा भी। लेकिन जैसे मैं जानना चाहूँगी कि शुरुआत आपने जब की मेडिटेशन की, तो लगभग कितने साल तक आप मेडिटेशन को समझने में आपको लगे? उसके बाद आपने इसको ऑप्ट किया, कितना साल आप एक अलग लाइफ? चाइल्ड ही 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था।
पर बहुत छोटे बच्चे होते हो तो आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, समझ में धीरे धीरे एज के साथ आती गई। मतलब 10 साल के करीब आप आश्रम में रहे शायद? 10 साल के करीब आश्रम में रहे। उन दिनों करीबन 112 टेक्निक्स ओशो ने जो ध्यान की दी हैं उन पे मैंने काम किया। अलग अलग पद्धतियाँ सारी म्यूज़िक बेस्ड हैं उन पे। तो फिर कुछ ऐसा लगता है बॉडी को ये ज़्यादा सूट कर रही है, माइंड के लिए बेटर है, तो वो मैंने टेक्निक आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। जी, तो कैसे आपको लगा कि आपको एक पेंटर बनना है? क्या आप शुरू से एक पेंटर बनना चाहती थी? नहीं, यही मैंने मैसेज देना बचपन से चाहती थी? कभी पेंटिंग ही नहीं की थी। इवन स्कूल कॉलेजेस में कोई मेरे सब्जेक्ट नहीं थे पेंटिंग। बट 15 साल तक फैशन डिज़ाइनर रही हूँ, वेरी सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर यू कैन से। तो 24 घंटे आपका दिमाग डिज़ाइनिंग में ही घूम रहा होता था। उसमें क्रिएटिविटी तो बहुत थी, नो डाउट, पर मेरा इनर से कनेक्शन लूज़ हो रहा था। मुझे लगा कि भाग दौड़ और आउटर वर्ल्ड की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक दिन मैंने सडनली डिसाइड किया कि अब मैं और ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, अब मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है और डीप मेडिटेशन की सर्चेज़ में जाना है। तो काफ़ी दिन मेडिटेशन किया। उसके बाद मुझे लगा कि जो मेरे अब एक्सपीरियंसेस हैं इतने सालों के, या ओशो ने जो डिस्कोर्सेज में डिफरेंट स्टोरीज़ कही हुई हैं, मुझे लगा उनको मैं पेंटिंग के रूप में ले आऊँ। तो जैसे आपने कहा कि आपने बचपन में कभी पेंटिंग नहीं की, ड्राइंग आपका सब्जेक्ट भी नहीं रहा, तो कभी आपको जब आपने ये डिसाइड किया, कभी आपके दिल में आया कि मैं कैसे कर पाऊँगी पेंटिंग्स, मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे अपने विज़न को कैनवास पे डालूँगी? ड्राइंग बचपन से बहुत अच्छी रही है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही ओशो ने शायद वो टैलेंट मेरे अंदर देख लिया होगा और उन्होंने 100 स्केच पेन मुझे गिफ्ट किए थे और ये कहा था कि तुम ड्रॉ किया करो, इनसे स्केच किया करो। तो उनसे मज़े मज़े में करते हुए ड्राइंग इतनी फ़ाइन हो गई कि जब एम्ब्रॉयडरी के आउटलाइंस भी मैं ड्रॉ कर रही थी तो सारे फ्री हैंड ड्रॉ करती होती थी। तो देश के बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिज़ाइन किए और बहुत यूनिक थे स्टाइल में भी और कट्स में भी, तो उसमें बहुत सक्सेस मिली। पर मुझे इनर सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिल रहा था। आउटर तो आपने रिचनेस बहुत देख ली, सक्सेस देख ली, पैसा देख लिया, लेकिन आपके लिए कंटेंटमेंट नहीं था अंदर से। उसके लिए मुझे लगा कि मैं शायद कुछ और करूं, क्रिएटिव दूसरा माध्यम अपनाऊं, तब पेंटिंग शुरू की। और डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं आई कि शायद ड्राइंग बहुत अच्छी रही है, कलर सेंस बहुत अच्छी रही है इतने साल डिज़ाइनिंग करते हुए, तो पेंटिंग करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। आपकी पहली पेंटिंग आपने कब बनाई थी और क्या थी वो पेंटिंग, किस जीवन के किस बेस पर आधारित थी? पहली पेंटिंग मैंने वाटर कलर में बनाई थी 2004 में ही, जिसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया था। एक बंद दरवाजे के बाहर एक ताला लटक रहा है, पर वो ताला खुला है, पर उस छोटे से बच्चे को नज़र नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं अपने आप को ही उसमें डिपिक्ट कर रही हूँ कि आपके लिए दरवाज़ा खुला है पर आपको पता नहीं लग रहा है। तो शायद पहली पेंटिंग वही मेरे अंदर से आई थी कि इसको एक छोटे बच्चे कि को मैं अब क्या करूँ, मुझे जो सेटिस्फेक्शन हाँ, नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं इस साइड रहूँ या उस साइड रहूँ, कुछ ऐसा सा बेस आपका? इस साइड रहूँ उस साइड रहूँ नहीं था, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग तो मैंने ड्रॉप कर ही दी थी। एक बार जो अंदर से सोच लिया कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए, तो स्ट्रेस थोड़ा होने लगा था और अंदर का सेटिस्फेक्शन कम हो रहा था उसमें। तो क्या जब आपने पेंटिंग बनाई, जब आपने डिसीजन लिया और आपने फर्स्ट पेंटिंग बनाई, तो उसके बाद उस डिससेटिस्फेक्शन में कुछ कमी आई? इनिशियली तो नहीं कह सकते कि ओवरनाइट चेंज हो जाता है। मैंने पहले वाटर कलर यूज़ करना शुरू किया, फिर एक्रेलिक शुरू किया, फिर ऑयल कलर पे आई। तो ऑयल कलर का जो फ्लो था और जो एक कामनेस थी उसमें, वो मुझे बहुत इन्जॉयमेंट मिलने लगा। एक अलग सी स्थिति में पहुंच जाती थी जब मैं पेंट करती होती थी। तो पहले तो 1-2 घंटे करती होती थी, फिर 3-4 घंटे पे आ गई और आज के दिन कम से कम मैं 8-9 घंटे पेंट करती हूँ और मुझे ज़रा भी थकान महसूस नहीं होगी, कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा। रादर एक प्लेफुलनेस वाली स्थिति होती है और बहुत मज़ा आता है, ये कह लीजिए, करने में। और उस मज़े के कारण ही या उस एनर्जी के कारण ही उन कैनवासेस पे वो इफ़ेक्ट आ पा रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया ये कहिए आपके अंदर वही था, आपके एक्सपीरियंस थे लाइफ के जो आपने? एक्चुअली मैं कहूँ कि मेरे अंदर जो कुछ है सब कुछ मेरे गुरु का है, सब कुछ मेरे मास्टर का है। ही इज़ इन माई ब्लड, इन माई बीइंग, इन माई जीन्स। तो सब कुछ वहीं से सीखा हुआ है मैंने। और स्पिरिचुअलिटी जैसे रग रग में भरी हुई है, आप ये कह सकते हो। तो वही जो आपने सीखा है आप वही डिपिक्ट कर सकते हो, या जो आपके अंदर है।
तो इसीलिए वो चीज़ पेंटिंग में आ पा रही है फिर। तो जैसे आपने अभी बताया कि 2004 से आपने पेंटिंग शुरू की, यानी मैं ये कहूँ कि बहुत लंबा सफ़र भी नहीं है जितनी लंबी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जितना ज़्यादा आपका नाम है। तो मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी कि इतने छोटे से समय में किस किस तरह की अचीवमेंट्स रही हैं आपके लिए? 2004 में शुरू तो कर दिया, पर हमें ये एक्सपोजर भी नहीं था कि आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं। लोगों के सजेशंस पे फिर हमने पहली एग्जीबिशन मैंने 2007 में की। उसके बाद ये 10th सोलो शो यहाँ चल रहा है, और इस 4-5-6 साल के दौरान में इतने सारे अचीवमेंट्स आ गए जो मतलब बिना किसी एफ़र्ट के। 3 बार मेरा नेशनल अवार्ड के लिए कंटिन्यूसली सेलेक्ट हुआ काम, और जिनेवा में एक बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ह्यूमन राइट्स के अंदर, जो वहाँ समिट होती है, यूएन समिट, 3 साल पहले। तो उन्होंने कवर पेज पे जो बुक के कवर पेज पे जो पेंटिंग डाली, वो मेरी पेंटिंग को सेलेक्ट किया। उसमें एक लड़की है जो वर्लिंग मेडिटेशन कर रही है, और न्यू एज इस्लाम करके वो बुक थी। तो इस्लाम में और वुमेन और वर्लिंग करते हो तो न्यू एज दिखानी थी उनको, तो सारे जिनेवा में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि जब बड़ौदा में मैंने एग्जीबिशन की, तो वहाँ के डीन आए, एमएस यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, आर्ट हिस्टोरियन भी हैं। वो सरप्राइज्ड हो गए मेरे काम को देख के कि बिना किसी टेक्निकल ट्रेनिंग के, बिना किसी आर्ट कॉलेज में जाए, इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आई। उन्होंने बहुत इंटरव्यू टाइप किया। उसके बाद उनको लगा कि एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, पर रिसर्च पेपर से भी ज़्यादा फिर उनको ये लगा कि मैं रिसर्च बुक करूँगा एक पूरी, जो फाइनली कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में रिसर्च बुक आएगी उनकी। और वो लिख रहे हैं उस पर पिछले 2 साल से, क्योंकि हर बार जब वो आके मिलते हैं उनको कुछ नया मिल जाता है मेरी पेंटिंग्स में, वो उसको भी ऐड कर देते हैं। और वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैगज़ीन इन इंडिया, जिसने अभी इसी मंथ में मुझे 100 न्यूज़ मेकर्स में, वन ऑफ द 100 न्यूज़ मेकर्स में मेरा भी उन्होंने लिया है। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं। एक मैगज़ीन है फॉरेन अफेयर्स वालों की, जिन्होंने मेरी 34 पेंटिंग्स इलस्ट्रेशन करने में डाली हुई हैं, जो कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले थे जिनका डाला हुआ था, और उसके बाद अब मेरी पेंटिंग्स से डिपिक्ट की गई हैं वो सारे उनके जो लेख हैं जी। इसके अलावा अमेरिका ने एक बुक पब्लिश की है, LLC बुक पब्लिकेशन ने। उनने कवर पेज पे इंडियन आर्टिस्ट इंट्रोडक्शन में बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे नंदलाल बोस, राम कुमार, उनके साथ मेरा नाम और कवर पेज पे, एंड 3 पेजेस इनसाइड द बुक दे हैव रिटन अबाउट मी। सो मतलब ये सब जैसे घर बैठे चीज़ें होती जा रही हैं, और कोई मेरा एफर्ट कहीं से नहीं है, क्योंकि मुझे तो पेंटिंग बनाने में ही कंटेंटमेंट मिल जाता है। जैसे कि हमने देखा, आप छोटे से टाइम में आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली हैं, और एक टाइम पे आप बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइनर रहे हैं, बड़े ब्रांड नेम के साथ जुड़े रहे हैं। तो जब ऑल ऑफ सडन आपने डिसीजन लिया, आप पेंटिंग्स में आए, इतनी सारी अचीवमेंट रही, आपको फैमिली में से कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली में कौन कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया, और आप किसको मानती हैं कि क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? अपने गुरु को आप क्रेडिट दे चुके हैं, उसके अलावा अगर आपकी फैमिली की बात करें। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया है, जो मेरे डिसीज़न रहे हैं। मतलब मैंने कहा डिज़ाइनिंग छोड़नी है, उन दिनों 300 लोग फैक्ट्री में हमारे अंडर में काम कर रहे होते थे, तो उनके बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, तुम्हारा मन है तो अब तुम बिल्कुल अपने मन पे चलो, क्योंकि उनको ये पता था जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, बचपन से ही हमारे ऊपर कुछ पेरेंट्स ने भी कभी कुछ अपनी बातें नहीं थोपी थी। मम्मी पापा कभी कुछ नहीं कहते थे तुम ये करो या ये ना करो, पूरी फ्रीडम हम लोगों को मिली हुई थी, क्योंकि ओशो ने समझाया हुआ था उनको भी और बच्चों को भी कि फ्रीडम जो मिल रही है आपको, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना ज़रूरी है। तो इतनी फ्रीडम होते हुए भी हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। जी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ छोटी मोटी 1-2 शेयरिंग आप, जो आपके पेंटिंग्स आपने बनाई, शायद आपको भी नहीं पता था कि आपकी पेंटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी फील है, कोई ऐसी पावर है, कुछ एक रिसेंटली आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी पेंटिंग्स के बारे में आपको भी ना पता हो? अभी कल की ही बात है, कल एक प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं 1 वीक पहले, उनके हस्बैंड पेंटर हैं, वो एग्जीबिशन देखना आना चाहते थे। तो वाइफ बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, पर फिर वो दोनों साथ में आ गए। 10 मिनट उन्होंने राउंड लिया एग्जीबिशन में, और उसके बाद उन्होंने मुझे आके हक किया और बोली कि 10 मिनट में मेरा सर दर्द यहाँ गायब हो गया। मैं 1 वीक से टोटल डिप्रेशन में थी कि अब मैं प्रिंसिपल नहीं रही हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, कैसे अपनी लाइफ लीड करूँगी। और पेंटिंग का बहुत इफ़ेक्ट है, कलर्स का बहुत इफ़ेक्ट है।
मतलब ये रिसेंट कल का ही है, इससे पहले कई इंसिडेंसेस हो चुके हैं एग्जीबिशंस में। अच्छा, कि मतलब जिन्होंने वो पेंटिंग्स ली यूज़ की उनको एक पॉजिटिविटी वो जो मिलती मेडिटेशन है। आपका है वो वहाँ असर दिखाता है। वो असर दिखाता है क्योंकि उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गया, और फिर जब घरों में लगती हैं, ऑफिसेज में लगती हैं, तो उनके घरों में वो वापस एनर्जी जाती है। तो अब जैसे अब यहाँ तक का सफ़र आपका बहुत ही बेहतरीन है और आपने कहा एफर्टलेस ही सब कुछ मिलता जा रहा है, लेकिन फिर भी फ्यूचर के बारे में कुछ आपने प्लान ज़रूर किया होगा। किस तरह की प्लानिंग है आपकी फ्यूचर को लेकर? बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीती हूँ, इसलिए फ्यूचर बिल्कुल प्लान नहीं करती हूँ कभी भी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएँ लाइफ में, मैं बहुत फ्लोइंग हूँ, इसलिए उनके साथ मूव होती जाती हैं। लेकिन आप क्या चाहेंगी कि आपकी पेंटिंग्स के ज़रिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ शेयरिंग कर रही हूँ दर्शकों के साथ या लोगों के साथ जो एग्जीबिशन में आते हैं, कि जो मैंने सीखा है ये सब ध्यान की गहराइयों से आया है। तो हर इंसान यदि 1 घंटा अपने ऊपर देना शुरू कर दे तो दुनिया में जो पूरी काया पलट हो जाएगी, एकदम हार्मनी और पीस का एटमॉस्फेयर आ जाएगा। क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हमेशा दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, दूसरों को देखते हैं, और आंखें बंद आप करके अपने अंदर झांक सकें और देख सकें तो बहुत पीस और हार्मनी आ जाएगी सारी दुनिया में। तो मैं तो हर इंसान से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने लिए समय देना शुरू करें। जी प्रतीक्षा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है इसमें ज़रूरी ये है कि इंसान चाहे सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, अगर अपने लिए दें तो शायद जो फ़र्क वो आपकी पेंटिंग्स को देख के महसूस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी 1 घंटा सिर्फ अपने आप को देखें तो अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। तो प्रतीक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातें हमसे की, अपने जीवन से जुड़ी सक्सेस के बारे में हमसे चर्चा की। तो दर्शकों, ये थी प्रतीक्षा दी, एक मिसाल इस चीज़ की कि किस तरीके से सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म और ध्यान के ज़रिए न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी उसका एहसास, एक शांति का, एक सुकून का एहसास कराया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये मैसेज है, आपका जो संदेश है, जो आप पेंटिंग्स के ज़रिए दुनिया भर में फैलाना चाहती हैं, वो इसी तरीके से तरक्की करते रहे, आगे बढ़ता रहे। तो दर्शकों, इसी के साथ दिव्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।